जब पार्टीशन हुआ, जब लड़ करके जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे उन लोगों ने जब पाकिस्तान लिया, तो बहुत ऐसे लोग थे जो अपने सपनों के पाकिस्तान में जा रहे थे। जा करके उनको ऐसा प्रतीत हुआ, अरे ये तो हमारे सपनों का पाकिस्तान नहीं है, तो हिंदुस्तान वापस आ गए। और वो इसलिए आ पाए क्योंकि उस समय बॉर्डर्स बहुत पोरस थे। राष्ट्रीय सुरक्षा में आप समझिए कि आतंकवादियों के मॉड्यूल चल रहे हैं, बिल्कुल स्लीपर सेल उन्होंने बैठा करके रखे हैं। कल को भारत का किसी देश के साथ यदि युद्ध हो गया, किसी भी फ्रंट पे हो गया, क्या ये घुसपैठिए हमारे तरफ से रहेंगे कि उनकी तरफ से रहेंगे? जाहिर सी बात है। आप क्या एक गृह युद्ध के लिए तैयार हैं उस समय पे जब आप किसी और देश से लड़ रहे हैं? इट इज एन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है जी। ऐसा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमारे ऊपर आए, उससे पहले हमारा काम है एक सोसाइटी के रूप में इस थ्रेट को हम पूरे तरीके से जिस भी रूप में जैसे भी हो हम खत्म कर देंगे। नमस्ते। एक बार मैं एक वक्ता के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि यूरोप इज़ डेड, इंडिया इज़ डाइंग, और उसके पीछे का जो कारण था वो था भारत की बदलती हुई डेमोग्राफिक चेंजेस। तो आज हमारे बीच है संजय घोषाल जी। आपने एक पुस्तक लिखी है इंडियन बॉर्डर एट स्टेक। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ धन्यवाद। आज के इस चर्चा में, क्योंकि चर्चा इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे इलेक्शंस होने वाले हैं। उन इलेक्शंस में जो बांग्लादेश से आए हुए, म्यांमार से आए हुए घुसपैठिए हैं और जिनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी रहा है बहुत सारी असेंबलीज़ का, उस पर एक विस्तृत चर्चा हो आपके साथ, ये प्रयास है। तो आप सबसे पहले तो बताइए कि आपने इस पुस्तक लिखने का प्रयास कैसे किया? देखिए, जब 2019 में सीए पास हुआ था पार्लियामेंट द्वारा, जी। हमने देखा था किस तरीके से एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया गया था। वहां पर कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा था कि हम लोग एक नैरेटिव वॉर हार रहे हैं। उन्होंने एक नैरेटिव चला दिया जो इकोसिस्टम है, वो एक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कह सकते हैं, कांग्रेस की इकोसिस्टम कह सकते हैं। उसी में कांग्रेस के साथ ऑन बोर्ड समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, आरजेडी है, डीएमके है, ऐसी कई सारी तमाम पार्टियां हैं जो आज इंडी अलायंस के रूप में है। तो हमने देखा था कि किस तरीके से इन लोगों ने भ्रम फैला करके देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। जी। तब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, हमें इस विषय पर कार्य करना चाहिए। और उसी सिलसिले में फिर मैंने अध्ययन शुरू किया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो तब मैंने देखा कि पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लिटरेचर की कमी है इस बात को लेकर के। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि वहाँ पर कभी एक राष्ट्रवादी सरकार नहीं बनी। बिल्कुल। शुरुआत में हमने देखा किस तरीके से वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद वहाँ पर जो है वामपंथ की सरकार आती, कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट आती है, उसके बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार चलती है और आज भी चल रही है। तो इसमें हुआ क्या कि नैरेटिव वाला जो पार्ट था, हम अगर असम से कंपेयर करके देखें, क्योंकि सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रास्ट है हमें वही मिलेगा। असम में असम एजिटेशन हुआ था जी। और असम एजिटेशन के बाद हमने देखा कि असम एकॉर्ड तक का वो जो सफ़र था कि बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को हमें अपने जो है असम से भगाना है, वहाँ के लोगों ने इस बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया था। और ये एक राउंड्स ऑफ प्रोटेस्ट चला था, ऐसा नहीं कि एक सिंगल प्रोटेस्ट से ये कार्य हुआ था, कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे और ग्राउंड पे हुए थे। और उसी वजह से आज हम देखते हैं कि एक राष्ट्रवादी सरकार वहाँ पर असम में इस वक्त है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस है। बंगाल के केस में इस अवेयरनेस की कहीं ना कहीं एक कमी देखी गई है। तो उसी सिलसिले में इस किताब को लिखा गया और एक प्रयास है ये कि ग्राउंड पर जा करके, एकदम ज़मीनी स्तर पर जा करके हम इस अवेयरनेस को फैला सके, हम इस अवेयरनेस पर कार्य कर सके, और जो आम बंगाली है जी, उनको वोट करने से पहली बात पता हो कि कौन सी सरकार जो है आएगी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाएगी और कौन सी सरकार रहेगी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखेगी। इसका अंतर समझाने का ये एक प्रयास है। बंगाल पर और विशेषकर ममता बनर्जी पर हम चर्चा करेंगे। जब हम देखते हैं डेमोग्राफी चेंजेस पे, तो उसका बहुत प्रभाव झारखंड पर भी है, निश्चित तौर तो पर। जब आपने इसका शोध करना प्रारंभ किया तो आपको किन किन ऐसे क्षेत्रों में लगा कि यहाँ पर भी इसका प्रभाव आने वाले समय में बहुत अधिक होने वाला है? जैसे डॉक्टर जेके बजाज सर हैं, उनका डेटा बोलता है कि जब हम डिलिमिटेशंस करेंगे तो गंगा बेसिन्स की जितना भी एरिया है वहाँ पे जितनी भी जो भी सीटें बढ़ेंगी उसमें सबसे बड़ा जो अनुपात रहेगा जो बनाने का, सरकार बनाने का, वो मुसलमानों का रहेगा।
तो वो मुसलमान क्या यहीं दिल्ली से यहीं आसपास के ही हैं, सब घुसपैठी हैं? नहीं, यहाँ पे एक बहुत और इंटरेस्टिंग ये कैसे हुआ? आपने कुछ शोध करते समय कुछ पाया कि इनको लाने का प्रोसेस कैसा रहा और इनको फिर सेटल कैसे किया गया? ऐसे बहुत बार हमने माफियाओं के नाम सुने हैं टीवी चैनल्स पर, बट फिर भी। आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मालदा मुर्शिदाबाद आज एक सेंटर है। मालदा मुर्शिदाबाद को सेंटर में रख के पूरे देश के अंदर जो है डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। आपने क्योंकि झारखंड की बात की, इसीलिए मैं झारखंड स्पेसिफिक होकर के आपको इस वक्त बता रहा हूँ। मैंने संथाल परगना में मैंने ग्राउंड पर भी काम किया है, तो वहाँ पर मैं फील कर सकता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। और वहाँ पे मैंने डेटा के माध्यम से भी देखा हुआ है, और मैंने ग्राउंड पे सबसे बड़ी बात है मैंने उसको फील किया हुआ है। मैं आपको जिलों के भी नाम बता सकता हूँ: गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, दुमका। ये 6 जिले संथाल परगना में आते हैं झारखंड के। यहाँ पर आज अगर आप जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको गांव मिलेंगे जहाँ पर एक समय हिंदू और आदिवासी जो है, और मैं तो इस बात का भी बहुत बड़ा प्रमोटर हूँ कि हिंदू आदिवासी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि हिंदू आदिवासी जो है वो वहाँ पर ट्रेडिशनली रहते आए थे। लेकिन हम आज जाकर के जब देखते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से लैंड जिहाद के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, एवं तमाम अलग अलग जिहादों के नाम पर उनको किस तरीके से भगाया गया है, और उनका पलायन जिस तरीके से हुआ है, वो जगह जो है आज के संदर्भ में अगर हम देखें, आज के तारीख में अगर हम देखें, तो वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन चुके हैं। अब इसके लिए दिक्कत क्या होती है कि हमारे झारखंड में एक शब्द बहुत ज़्यादा चलता है जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब में भी किया है, जमाई टोला। ये आते हैं, ये घुसपैठिए, वहाँ पे जो है पॉलिटिकल प्रोटेक्शन इनको मिलता है। हम जानते कौन सी पार्टियां देती है, उसको बोलने में कोई संकोच नहीं है, वो किताब में भी हमने उन चीज़ों को रखा हुआ है। तो ये पार्टियां क्या करती हैं, इनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज दे करके सेटल करवाती हैं। इनके लिए पूरा एक एजेंट का नेटवर्क काम करता है। इनके साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक जुड़े हुए हैं। ये स्लीपर सेल बैठाते हैं, बहुत सारे इनके मॉड्यूल्स हैं जिनके तहत ये कार्य करते हैं। और उसके बाद जो है भोली भाली जो महिलाएं हैं उनको ये अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनसे विवाह रचते हैं, और उसके बाद जो है वहाँ के पॉलिटिकल पावर को ये ग्रैब कर लेते हैं। और ये जो मॉड्यूल है ये सिर्फ आज झारखंड में नहीं चल रहा है, इसको आज हम बिहार में भी देख रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में ये आज तक ये चलता आया है। पश्चिम बंगाल के बस केस में क्या डिफरेंट है वो हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का बहुत सारा मामला ऐसा है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी सरकारें रही हैं कि वो माहौल जो है उसके बारे में चीज़ें हाईलाइट बाहर तक नहीं हो पाई हैं। लेकिन बंगाल की स्थिति वाकई में बहुत ज़्यादा खराब है। वहाँ पे इंटिमिडेशन के माध्यम से भी वहाँ पे कुछ मुस्लिम बाहुबली इतने ताकतवर हैं कि इंटिमिडेशन को यूज़ करके, थ्रेट को यूज़ करके वो वहाँ पे ज़बरदस्ती महिलाओं के साथ शादी रचते हैं, और उसके बाद वहाँ पर बहुत गलत गलत कृत्य किए जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप आज बिहार के अंदर जाएं, जहाँ पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इसीलिए माहौल और मामला बहुत हद तक सुधरा है। नहीं तो अगर आप सीमांचल के क्षेत्रों में जाएंगे, आप किशनगंज चले जाइए, आप कटिहार चले जाइए, आप अररिया चले जाइए, आप पूर्णिया चले जाइए, अब तो भागलपुर तक में आप चले जाइए, वहां पर परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। देश के अंदर एक स्तर पर आकर के हम सबको एक कॉमन पॉइंट प्रोग्राम बनाना होगा कि किस तरीके से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, इन रोहिंग्या घुसपैठियों को हमें भगाना है, और इसका एजेंडा तय करना होगा। आज से 10 साल पहले, मैं क्योंकि झारखंड से ताल्लुकात रखता हूं इसीलिए मैं आपको बता सकता हूं, 10 साल पहले ये लगता था कि नक्सलवाद को खत्म करना वो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ये लगता था। लेकिन वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने ये देखा है कि किस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा किया गया है। आज 6 जिलों में इनका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं रह गया है, और वो भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव इनका नहीं है। मार्च 2026 का वो टारगेट है, और मैं आपको बता रहा हूं कि नक्सलवाद एक ऐसा अध्याय बन जाएगा जो इतिहास में चला जाएगा। उसी तरीके से आज ऐसा लगता है कि इन घुसपैठियों को कैसे भगाना है, लेकिन इसके तमाम उपाय हैं, मैंने किताब में भी लिखा है जी। एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स हमें राष्ट्रीय स्तर पे चाहिए, एक डेडिकेटेड एजेंसी हमें राष्ट्रीय स्तर पे चाहिए जो यूनियन गवर्नमेंट के
दिशा निर्देशों पर कार्य करे। जिस प्रकार ट्रम्प कर रहे हैं बिल्कुल, बाहर निकालने के लिए। बहुत सारे देश वो कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो हम कोई अपने देश के अंदर पहली बार वो करने जा रहे हैं। आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे हैं, आप पोलैंड को अगर देखेंगे, इनका इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के इनका जो इमिग्रेशन पॉलिसी एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट है। क्यों हम हिंदुस्तान के अंदर उसको नहीं ला पाते हैं? उसका एक ही कारण है, वोट बैंक की राजनीति। उस वोट बैंक की राजनीति ने इस देश में माहौल को, परिस्थिति को खराब कर दिया है। और मैं कहता हूं हमेशा इस बात को, जहां भी मैं जाता हूं, 2026 का ये जो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव नहीं, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये घुसपैठियों का और इस देश के जो वासी हैं उनके बीच की लड़ाई है। ये जो बंगाली हिंदू की जो अस्मिता की बात होती है, उन बंगाली हिंदुओं के अस्मिता की बात है। और इस अस्मिता की लड़ाई को एक ही तरीके से लड़ा जा सकता है, वो इस वक्त चुनाव के माध्यम से लड़ा जा सकता है। सत्ता परिवर्तन। बिल्कुल, वहां पे इस वक्त एक राष्ट्रवादी सरकार का आना अत्यंत आवश्यक है। वहां पर इस सरकार, जो सरकार, मैं किसी सरकार का भी इस वक्त नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आज पता है कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी ये दम रखती है कि वो हर एक घुसपैठी को चिन्हित करके भगाने का कार्य करेगी। अच्छा, मैं आपसे एक ये प्रश्न पूछना चाहूँगा ताकि मेरे दर्शकों को भी समझ में आए जी। कि ये घुसपैठियों का जो आना प्रारंभ होता है और उनको वोट बैंक से उनको जोड़कर देखा जाने लगा, तो हम सुनते हैं कि ममता जी के राज में ये प्रारंभ हुआ था। तो क्या इससे पहले भी था, और इसकी रूपरेखा कैसे बनी आगे चल करके, कैसे भूमिका रही इसकी पूरे बंगाल के डेमोग्राफी चेंज में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, कैसे प्रभाव इनका जमा इतना? देखिए, इसकी शुरुआत असल में कांग्रेस की सरकार से ही हुई थी। जिस समय विभाजन हुआ तो उस समय जो है बॉर्डर्स बहुत पोरस थे, पाकिस्तान की तरफ भी पोरस थे, जो आज का पाकिस्तान है और आज का जो बांग्लादेश है, मतलब दोनों ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, दोनों में पोरस बॉर्डर्स थे और इसीलिए मूवमेंट बहुत आसान था। जब हम लोग मास माइग्रेशन की बात करते हैं तब हम लोग एक रिवर्स माइग्रेशन की बात नहीं करते हैं। इसका मतलब मैं बताना चाहूँगा, जब पार्टीशन हुआ, जब लड़ करके जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे उन लोगों ने जब पाकिस्तान लिया, तो बहुत ऐसे लोग थे जो अपने सपनों के पाकिस्तान में जा रहे थे। जा करके उनको ऐसा प्रतीत हुआ, अरे ये तो हमारे सपनों का पाकिस्तान नहीं है, तो हिंदुस्तान वापस आ गए। और वो इसलिए आ पाए क्योंकि उस समय बॉर्डर्स बहुत पोरस थे। मैंने इसीलिए उस चीज का आपको कॉन्टेक्स्ट दिया। अब बात क्या हुई कि आजादी के बाद से किसी भी सरकार का, खास करके जो है बांग्लादेश, जो आज का वर्तमान बांग्लादेश है, उस फ्रंटियर पे किसी भी सरकार का ये फोकस नहीं रहा कि हमें बॉर्डर्स को बिल्ड करना है। और यही कारण है कि आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब जाकर के ऑनक्लेव्स का जो इशू है हिंदुस्तान के बीच में और बांग्लादेश के बीच में, उसको सेटल किया गया। क्यों नहीं? ये कांग्रेस की सरकार के समय पर हो गया। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं चाहते थे कि लैंड सेटलमेंट ना हो, लैंड सेटलमेंट नहीं होगा तो बॉर्डर्स नहीं बनेंगे, बॉर्डर्स नहीं बनेंगे तो इस तरीके से आपका जो वोट बैंक है वो आता रहेगा। मैं साफ तौर पर कहता हूं, किसी भी राष्ट्रवादी पार्टी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, उसका वोट बैंक कभी भी घुसपैठियों का नहीं हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने उनको इस्तेमाल किया है, उसके बाद कम्युनिस्ट ने इस्तेमाल किया है, और उसके बाद ममता बनर्जी कर रही हैं। और क्योंकि आपने सवाल पूछा जहां से किताब की भी शुरुआत होती है, तो वहां पर इस बात का उल्लेख किया गया है। यही ममता बनर्जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करती थी, ये डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह गटवाल जी के पास जाती हैं, इनकी बात को नहीं सुना जाता है। इनके हाथ में कुछ पेपर्स रहते हैं, उन पेपर्स को वो उनके मुंह पर फेंक करके मारती हैं। क्या था उन पेपर्स में? क्या बोलना चाहती थी वो इसी घुसपैठ के बारे में बोलना चाहती थी। और उनकी बात को क्योंकि नहीं सुना गया तो इसीलिए उत्तेजित हो गई। आकर के उन्होंने धड़ल्ले से डिप्टी स्पीकर के चेहरे पर पेपर मार दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि एक दशक के अंदर आपकी पूरी पॉलिटिक्स बदल गई। आप कहते थे घुसपैठिया है, आप ही कहते थे वोटर लिस्ट क्लीन अप होना चाहिए। ये तो आज तो एसआईआर का सबसे ज्यादा समर्थन जो है, आज एसआईआर चल रहा है, सबसे ज्यादा समर्थन तो सुश्री ममता बनर्जी को करना चाहिए। आप ही तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के ये बातें कहती थी, उसी को तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है आज उसका समर्थन कर रही है। लेकिन आप पॉलिटिक्स के कारण, राजनीति के कारण, केवल और केवल अपने लाभ के कारण, बंगाल में अपनी मोनोपोली बनाने के कारण, एक वोट बैंक को खुश करने के कारण आप ये सब भूल चुकी हैं। और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि आपको सत्ता में किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से आपको बने रहना है। ये बंगाल के भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है।
और आप आने वाले समय के लिए क्या कहना चाहेंगे कि बंगाल का किस प्रकार से आगे रूपरेखा रहेगा, क्या रहेगा, और भाजपा की किस प्रकार से, मतलब भाजपा किस प्रकार से बढ़त हासिल कर सकती है इस बार? देखिए, भारतीय जनता ग्राउंड पार्टी रियलिटी क्या कहती है? भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का ढांचा है और उस ढांचे के तहत कार्य होता है। आपको वो दिखाई दे नहीं दे, लेकिन निरंतर जो है भारतीय जनता पार्टी समाज के बीच में रहती है, लोगों के बीच में रहती है, अपना कार्य करती रहती है। और पश्चिम बंगाल कोई अलग नहीं है इसमें। पश्चिम बंगाल में कोई आज से प्रयास नहीं हो रहा है। एक जो बात जैसे टीएमसी भी कहती है कि बहिरागतो पार्टी है, बहिरागतो बंगला में उसका मतलब होता है कि आउटसाइडर्स, बाहरी। मैं वही बात आपको बताना चाहता हूँ। 1992 में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जिनकी आज़ादी में एक बहुत बड़ी भूमिका थी, जिन्होंने बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट चला करके आज का पश्चिम बंगाल हमें हिंदुस्तान के अंदर दिलवाया था। तो उन मतलब भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से संस्थापक, जो भारतीय जनसंघ से निकल करके भारतीय जनता पार्टी आज हम देख रहे हैं, जहां उनके संस्थापक 1992 में कैलकाटा साउथ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके चुनाव आते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, आज आप उस पार्टी को बहिरागतो कहते हैं। तो हमारी जर्नी वहीं से शुरू हुई है। आज तक हम वहां पे संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष में कोई भी ये बात नहीं है कि उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम अपनी बातों को लोगों के बीच में लगातार लेकर के जा रहे हैं और वहां पे लोग बातों को समझ रहे हैं। आज घुसपैठ का जो विषय है वहां पे लोग समझ रहे हैं। आज इंडस्ट्रियल जो इश्यूज हैं उसको लोग समझ रहे हैं। आपने केवल और केवल अपने राजनीति के कारण एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल पावर हाउस को, टाटा जैसे एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस को आपने भगा दिया और वो इन्वेस्टमेंट फिर गुजरात में होता है जो इन्वेस्टमेंट बंगाल में आना था। जी, यहां पे आप देखिए कि वो बंगाल समिट कर रही हैं, बंगाल बिजनेस समिट, कि उससे इन्वेस्टमेंट आएगा। अरे जिस सरकार ने अराजकता फैला के रखा हो, जिस सरकार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो, अरे जिस सरकार ने ये छवि अपनी बना दी हो कि उसने टाटा जैसे संस्था को भगा दिया था, वो आपको लगता है कि उनके राज्य में कभी बिजनेस हो सकता है? लेकिन अब धीरे धीरे जैसे अब चुनावी माहौल बदल रहा है, अब जब पता चल रहा है कि सत्ता का परिवर्तन अब निश्चित है, ममता बनर्जी को इस बार हारने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इस्लामिक कट्टरपंथ को भी हम बंगाल में बहुत देखते हैं और लगातार चलता रहता है वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार, बिल्कुल कहेंगे उसको। मैं कई बार ये भी जानना चाहूँगा, जब मेरी सामान्य व्यक्ति से बात होती है जो बंगाल से वहाँ से विस्थापित होकर के दिल्ली और गाज़ियाबाद और उत्तर प्रदेश के शहरों में बसा हुआ है, विशेष दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ छात्र पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे एक बार चर्चा करी कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन पर्सन है। वो हिंदू हैं, लेकिन उनकी आज भी पसंद पहले ममता जी रहती हैं और ममता जी लंबे समय से जीतते हुए आ रही हैं। इसका केवल और केवल एक पार्टी, मतलब एक समुदाय मुसलमान ही उनको केवल वोट देते हैं, ये तो रहा नहीं होगा, हिंदू भी देते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि हिंदू उनको वोट देते हैं? कि भय का है कि बूथ कैप्चरिंग जैसे आम सुना जाता है? निश्चित तौर पे आप देखिए कि जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पर जब भी चुनाव होते हैं, अगर आप लोकल न्यूज़पेपर्स को फॉलो करेंगे तो ये बातें सामने आती हैं कि इलेक्शन का टाइम जैसे ही ख़त्म होता है, जो स्टैंडर्ड टाइम है, उसके बाद वहाँ पे बूथ में कुछ हलचल होती है। ये बंगाल में होता है। दिन दहाड़े तो जो किया सो किया इन्होंने, उसके बाद जो है शाम के वक्त वहाँ पे कुछ हलचल शुरू होती है और वहाँ पे जो वोटर रह गए हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया है, उनके नाम पर वोट करवाया जाता है। बूथ कैप्चरिंग इस लेवल पर है। ये परिस्थिति है पश्चिम बंगाल की और ये रियलिटी है। आपने जहां तक कहा कि पसंद की बात, देखिए एक विभाजनकारी मानसिकता लेकर के जो ये राजनीति वो करती हैं बंगाली अस्मिता की, तो हो सकता है कि कुछ लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता हो या पड़ा है और जिसके कारण वो चुनाव जीती भी है। लेकिन एक तो बात मैं आपको निश्चित तौर पर कह रहा हूं, इस चुनाव में अंतर इस बात का है कि वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। उनकी राजनीति पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। ये कहते हैं कि ये बाहरी लोगों को बैठा रहे हैं, बाहरी लोगों को बैठा रहे हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मैं आपको बताता इस वक्त कि उनके कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो दूसरे राज्यों से आते हैं। आप कहते हैं पार्टी ऑफ आउटसाइडर्स है भाजपा और आपके जो लोग हैं वो आ रहे हैं बाहर से, तब ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड है और जो बंगाली है वहां का उस बात को समझ रहा है। आपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा चुना कि आपको गुजरात से जो है एक मुस्लिम कैंडिडेट को इंपोर्ट करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति हुई है जी। आप गुजरात से आप क्या प्रूव करना चाहते हैं उससे? और दूसरी बात है, जहां पर एक मंत्री हैं, उनके बड़े खास मंत्री हैं, कलकत्ता के मेयर भी हैं,
आ करके खुले मन से कहते हैं कि 50% जिस दिन उर्दू बोलने वाले हो जाएंगे, जी, ऐसी बातें करते हैं, वहां पर आपको लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है? जहां पर आपका मंत्री सीधे तौर पर पब्लिक को धमकी देता हो। उनके एक और मंत्री हैं, अभी वक्फ का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, उनका कहना है अगर हम अपने पे आ गए तो हम पूरे कलकत्ता को जो है स्टैंड स्टिल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हिम्मत देखिए, ये मतलब सोहरावर्दी की आत्मा जो है इन लोगों में अभी तक है, जिन्ना की जो आत्मा है वो अभी तक इन लोगों में है। अच्छा, कभी एक समय हुआ करता था कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स का गढ़ माना जाता था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे क्रांतिकारी बंगाल से निकले, फिर ऐसा क्या वैचारिक पतन हुआ कि बंगाल अपने सांस्कृतिक चेतना से ही दूर होकर के चला है? वो सांस्कृतिक चेतना जो आज से कई दशकों पूर्व देखने को मिलती थी, वो आज़ादी के बाद नहीं देखने को मिला है। इसके पीछे का कारण क्या था? मैं इसमें बहुत बड़ा एक कारण मानता हूं और बहुत ही दुखद विषय था जब डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई। वो एक ऐसा समय था जब बंगाल दोबारा उदय की तरफ जा रहा था, लेकिन कश्मीर में जो है जिस तरीके की घटना घटी और उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाती है। वामपंथियों ने, जो वामपंथी मानसिकता है, जो कम्युनिस्ट मानसिकता होती है, सोशलिज्म की मानसिकता होती है, उसने कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को कैप्चर करना शुरू कर दिया। नैरेटिव के स्तर पे क्या हो गया कि वो इतने रिवोल्यूशनरी बन गए, वहां पे इतना रिवोल्यूशनरी थॉट्स को चला दिया गया कि उनको भारत सरकार और अंग्रेजी हुकूमत में अंतर ही नहीं पता चल रहा था। ऐसी परिस्थितियां हुई हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, और ये सारा एक सोचे समझे साजिश के तहत किया गया है। जी, बंगाल को तोड़ने के लिए सबसे पहला जो आपने संस्कृति की बात की, तो उसमें सबसे बड़ा कारण ये था जो बंगाल का विभाजन किया गया। क्योंकि हम देखते हैं कि बंगाल के उस पार से भी काफी बड़े बड़े ऐसे हस्ती थे जी, जो लोग जिन्होंने आज़ादी में भी अपनी जो है कुर्बानी दी है, उन्होंने शहादत दी है, उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया है, और उसके बाद भी हमने देखा कि आज उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। मास्टर दा सूर्य सेन, चिट्टागोंग आर्मरी रेड, वो गए और उसके बाद जो है अंग्रेजों को चिट्टागोंग के अंदर उन्होंने उनकी नींव हिला के रख दी 2 दशक के अंदर अंदर इस आर्मरी रेड के। जी, आपने ऐसी परिस्थितियां कर दी कि उस जगह का विभाजन कर दिया जहां पे मास्टर दा सूर्य सेन ने भारत की सरकार बनाने का प्रण लिया था, और आपने उसको एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया। तो सांस्कृतिक विरासत इस तरीके से खत्म हुई है कि सबसे पहले बंगाल को तोड़ा गया था। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय बहुत बड़ा एक विरोध आया था जी, और उस विरोध का सबसे बड़ा कारण यह था कि बंगालियों को यह लगा था कि कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक धरोहर को ये अंग्रेज कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजों को ऐसे मजबूर किया गया कि 1911 में उस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ा, लेकिन वो लोग जो है ये कट्टरपंथी, जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, उनसे नहीं लड़ पाए, उनके सामने हार माननी पड़ गई। तो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो पार्टीशन हुआ। दूसरा, नैरेटिव के स्तर पर वहां पे हमने देखा है किस तरीके से बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन कांग्रेस ने किया है, उसके बाद कम्युनिस्ट ने किया है। इसीलिए अगर आप बंगाल के कल्चर को आज भी जाकर के देखते हैं तो वहां पे इंडस्ट्री से ज्यादा चिंता इस बात की है कि चाय में चीनी ज्यादा है कि चीनी कम है। आप किसी भी विकसित जगह पे जाते हैं तो वहां पर ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि इंडस्ट्री कैसे है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि बंगाल इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर था हमारे नेशनल जीडीपी में, बिल्कुल, और उसके विभाजन के बाद ऐसी परिस्थिति हुई कि आपने यूनियन चला करके सबसे पहले उसको आर्थिक रूप से तोड़ दिया। जैसे ही आपने आर्थिक रूप से तोड़ दिया, वो सांस्कृतिक रूप से टूट गया। मैं आपको बता रहा हूँ एक किस्सा कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज थे जहां पर बहुत अच्छा काम होता था, सब होता था। यूनियन के माध्यम से इन लोगों ने क्या किया, बंगाल के अर्थव्यवस्था को कैसे खत्म किया कि 15 दिन बंद, 1 महीना बंद, 3 महीना बंद, फैक्ट्री फिर बंद। ऐसा आज आप सोच सकते हैं? जी, ये परिस्थितियां की गई। अब जब आदमी के पास आप मान लीजिए कि आर्थिक संसाधन नहीं है, वो अपनी संस्कृति क्या बचाएगा? तो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि आर्थिक रूप से बंगाल को कमजोर किया गया, बंगाल को तोड़ा गया, और उसमें किसी का कम हाथ नहीं है। उसमें कांग्रेस का भी कम हाथ नहीं है, उसमें वामपंथियों का भी कम हाथ नहीं है, उसमें तृणमूल कांग्रेस का भी कम हाथ नहीं है, और आज तक वही काम ये कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि परिवर्तन ही इकलौता सत्य बंगाल का
वहां पर सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, राष्ट्रवादी सरकार जो है वहां पर आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो इस वक्त सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, उसकी सरकार बिल्कुल आनी चाहिए यदि हमें वहां पर दोबारा से वहां की सांस्कृतिक आजादी के लिए लड़ाई लड़नी है। आप देखिए पार्लियामेंट सेशन में जी पिछले बार जो दिसंबर में पार्लियामेंट सेशन हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम की बात उठाई। इतने डिस्कशन के बाद ये निष्कर्ष आया कि किस तरीके से कितने इंपॉर्टेंट स्टैंजास थे सेंसस को जिनको हटा दिया गया था। ये किसको खुश कर रहे थे भैया? ये तो सवाल पूछना चाहिए ना। जी और इस पर क्या है, कहीं ना कहीं एक आंकलन होना चाहिए कि आप किसको खुश कर रहे थे। आज लेकिन एक राष्ट्रवादी सरकार आई है जिन्होंने उन स्टैंजास को फिर से ऑफिशियली वापस वंदे मातरम का पार्ट बनाया है और उसको अब पूरे देश के अंदर गाया जाएगा। मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये पुस्तक किस प्रकार से बंगाल की राजनीति को, वहाँ की डेमोग्राफिक चेंजेस को पढ़ने में और समझने में किस प्रकार सहयोग कर सकती है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए एक बार। देखिए, इस किताब को लिखने के पीछे जो, जैसे सबसे पहले हमने उसी बारे में बात की कि थॉट यही था कि आम बंगाली को पता चलना चाहिए कि मेरे बंगाल में हो क्या रहा है। थॉट वही था। जो 18 से 30 वर्ष का इस समय बिल्कुल का बिल्कुल जो युवा वर्ग है, खास करके वो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा वर्ग के लिए, ये हर वर्ग के लिए है। सबसे पहले उनको पता चलना चाहिए कि हमारे पश्चिम बंगाल में हुआ क्या और अब आगे जो है होना क्या चाहिए। उसके बीच का जो अंतर है तो उसको किस तरीके से बताया गया है कि कलकत्ता के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक बात बता रहा हूं मैं, द ग्रेट कैलकटा किलिंग्स, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, डायरेक्ट एक्शन डे। मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लगने लग गया कि लगता है हमें बंगाल मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे डिमांड्स को सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा। कलकत्ता में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होती है और उस रैली में मुसलमान कट्टरपंथियों की, मुस्लिम लीग की, उसके बाद जो है उसमें सीधा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप सीधा हिंदुओं पर जाकर के हमला कर दो, नरसंहार कर दो। जिस तरीके के अपराध किए गए, बस मारा नहीं गया, बस काटा नहीं गया, बस बलात्कार नहीं हुए, महिलाओं को उनके स्तन काटे गए, जिस तरीके से मांस को लटकाया जाता है उस तरीके से उनको लटकाया गया। जी तब गोपाल पाठा जैसे लोग पाठा जैसे, बिल्कुल। और उससे पहले कैसे बिहार में प्रारंभ होती है, फिर वहां से उठते हुए। तो आप इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि आपका इतिहास क्या है। आप अपने इतिहास को अगर नहीं जानेंगे कि हमारे कलकत्ता के अंदर हुआ क्या था, सोहरावर्दी ने किया क्या था। सोहरावर्दी ने इन एक्शन के तहत कोई काम ही नहीं किया। पुलिस को खुली छूट थी, मुस्लिम नेशनल गार्ड्स को खुली छूट थी कि उनको जो करना है वो कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा बंगाल था। कलकत्ता लेने के लिए इन लोगों ने अपनी जान लगा दी थी। क्या हमें कलकत्ता देना है आज? हमें क्या आज बंगाल देना है? और अगर वो बंगाल लेंगे, क्या वो बंगाल से खुश रहेंगे? बात यह है कि हम एक दूसरे विभाजन की ओर बढ़ रहे हैं अगर हम सचेत नहीं हुए। बिल्कुल। और उसी बात को किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है, जिस बारे में काफी देर से अभी बात आई, राष्ट्रीय सुरक्षा में आप समझिए कि आतंकवादियों के मॉड्यूल चल रहे हैं। बिल्कुल। स्लीपर सेल उन्होंने बैठा करके रखे हैं। कल को भारत का किसी देश के साथ यदि युद्ध हो गया, किसी भी फ्रंट पे हो गया, क्या ये घुसपैठिए हमारे तरफ से रहेंगे कि उनकी तरफ से रहेंगे? जाहिर सी बात है। आप क्या एक गृह युद्ध के लिए तैयार हैं उस समय पे जब आप किसी और देश से लड़ रहे हैं? और इसकी शुरुआत बंगाल से ही हमें करनी है, क्योंकि बंगाल में ही ये घुसपैठ का विषय है। असम में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर बॉर्डर फेंसिंग को लेकर के कोई इशू नहीं है। लेकिन बंगाल में इशू इसलिए है क्योंकि लैंड एक्विजिशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है जी। और वहां की जो सरकार है वो घुसपैठ बढ़ाना चाहती है। ये साफ है बिल्कुल। इसीलिए इस किताब को पढ़ने वाले इस चीज को समझ जाएंगे कि किस तरीके से तुष्टीकरण के नाम पे, पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट, ये करके तृणमूल कांग्रेस ने पूरे पश्चिम बंगाल को, उसकी हालत को खराब करके रखा है केवल और केवल सत्ता में रहने के लिए। और मैं तो यहां से ममता बनर्जी को भी एक मैसेज देना चाहूंगा और पूरे विनम्र तरीके से देना चाहूंगा। उनको जो ये लगता है कि इस तरीके से डेमोग्राफी चेंज होगा तो वो सत्ता में रह जाएंगी, तृणमूल कांग्रेस आ जाएगी, इतिहास गवाह है। आपके जो मंत्री जी बोलते हैं ना कि 50% जो है वो उर्दू बोलने वाले होंगे, जो इस्लाम में जन्म नहीं लिया वो दुर्भाग्य है उसका। जिस दिन उनकी संख्या बढ़ी, सबसे पहले आपको हटाएंगे, आपका वो हिंदू नाम देखेंगे। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल बहरमपुर के जो फॉर्मर एमपी बन चुके हैं, एमपी थे,
उनको भी ऐसा भाईचारा का बहुत पाठ पता था। डायरेक्ट एक्शन डे में भी ऐसा ही हुआ था, जो बिल्कुल। फॉर्मर हाई कोर्ट के जज थे उनको भी उनके पास के ही, जिनको उन्होंने पाला, उसने ही उनको मारा। निश्चित तौर पर तो ये घटनाएं देश में घटी हैं और मैंने उन घटनाओं का उल्लेख किया है। अब हमें शत्रुबोध होना चाहिए, शत्रुबोध का भी मैंने इस्तेमाल किया है। शत्रुबोध होना चाहिए, हम किससे लड़ रहे हैं, और एजेंडा एक ही है। पूरे देश के अंदर मैं एक मिशन पर हूं कि घुसपैठियों को भगाना है। बिल्कुल। उसमें चाहे मेरी कितनी भी छोटी भूमिका रहे, कितनी भी बड़ी भूमिका रहे, मुझे इसी बात को रखना है कि मेरे देश के अंदर, मेरे भारत के अंदर एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात नहीं है, ये भारत के आने वाले 2029 के चुनाव की बात नहीं है, बल्कि भारत के अखंडता की बात है, भारत के भविष्य की बात है, भारत के संप्रभुता की बात है। और भारत के संप्रभुता की जब भी बात होगी तो हम इस पर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, ये हमारी सिक्योरिटी का विषय है, एंड इट इज एन एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है। तो ऐसा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमारे ऊपर आए, उससे पहले हमारा काम है एक सोसाइटी के रूप में कि इस थ्रेट को हम पूरे तरीके से, जिस भी रूप में हो, जैसे भी हो, हम खत्म किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से विषय वस्तु को भी समझाया और बंगाल के सारी समस्याओं को भी हम सबको आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस पुस्तक को पढ़ें और इस पूरे पॉडकास्ट को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।